चलिए अब ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में अगला एस्पेक्ट देखने अपने को। इसमें कौन सी चीज़ें, जैसे ये क्या लिया हमने, दिस इज टॉलीन। ठीक है, अब टॉलीन के ऊपर अपन फ्रिडल क्राफ्ट मिथाइलेशन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पर, टॉलीन दैट इज मिथाइल बेंजीन, इस पर फ्रिडल क्राफ्ट मिथाइलेशन करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर टेम्परेचर क्या रखा है हमने, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब रखा है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो होता है दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो एज एक्सपेक्टेड हमको क्या मिल जाता है, ऑर्थो एंड पैराजाइलिन का मिक्सचर मिल जाता है। ठीक है ना? तो जब हम मिथाइल बेंजीन का फ्रिडल क्राफ्ट मिथाइलेशन करवाते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एज एक्सपेक्टेड हमको क्या मिल जाता है, ऑर्थो एंड पैराजाइलिन का मिक्सचर मिल जाता है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ आ गई बात ये? ठीक है, अब कौन सी चीज़ है, तो हम बोलेंगे यही रिएक्शन जब हम ना क्या करवाएंगे यहाँ पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेकर करवाते हैं, है ना? मतलब टॉलीन का ही क्या करवा रहे हैं, दैट फ्रिडल क्राफ्ट मिथाइलेशन। बट इस बार हमने क्या करवा दिया है यहाँ पर, टेम्परेचर जो है इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय 80 डिग्री सेंटीग्रेड रखवा दिया। ठीक है, तो तब इस केस में कौन सी वाली चीज़ हो जाएगी, हम बोलेंगे अब ऑर्थो एंड पैरा की जगह हमको क्या मिल जाता है, दैट मेटा प्रोडक्ट मिल जाता है। आया समझ में? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑर्थोपैराजाइलिन मिल रहा है हमको, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या मिल रहा है, दैट इज मेटाजाइलिन। आता है समझ में? ठीक है, अब ऐसे भी होगा तो इसका मतलब क्या है, हम बोलेंगे यहाँ पर लो टेम्परेचर पर जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है ऑर्थो एंड पैराजाइलिन, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इक्वल व्हाट, दैट KCP। ठीक है, और हाई टेम्परेचर पर जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है दिस इज कॉल्ड व्हाट, बाय TCP। ठीक है, तो जो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होती है ये भी ना क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे काइनेटिकली एंड थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड होती है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के अमाउंट में डिफरेंस, अलग अलग प्रोडक्ट के अमाउंट्स में डिफरेंस आ रहा है ना? तो लो टेम्परेचर पर ऑर्थो एंड पैराजाइलिन का मिक्सचर, और हाई टेम्परेचर पर क्या मिल रहा है हमको, दैट मेटाजाइलिन। आया समझ में? कौन सी चीज़ है, ऑर्थो एंड पैराजाइलिन का जो मिक्सचर हमको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिला था, इसको यदि हम हीट कर दें तो भी हमको क्या मिल जाता है, दैट मेटाजाइलिन मिल जाता है। और यहाँ यदि हम टेम्परेचर कम करवा दें तो फिर हमको वापस क्या मिल जाएगा, दैट इज ऑर्थो एंड पैराजाइलिन। समझ आ रही बात ये? तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं क्या रहेंगे, दीज आर इंटर कन्वर्टेबल। आगे समझ में? ये जो प्रोडक्ट्स सारे क्या रहेंगे, दीज आर इंटर कन्वर्टेबल। टेम्परेचर के हिसाब से क्या हो जाएगा, इनके अमाउंट्स में वेरिएशन आ जाता है। आया समझ में? है ना? अब ऑर्थो या पैराजाइलिन का मेटाजाइलिन में जो कन्वर्जन है इसका मैकेनिज्म हम देख लें। सिंपल ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर साइड प्रोडक्ट जो निकलता है वो क्या होता है, दैट इज HCl। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर ये H पॉजिटिव जो है ये क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करता है मेटाजाइलिन को। शिफ्टिंग हमने यहाँ से यहाँ करवाई तो कौन सी चीज़ हुई, इधर फॉर्मेशन हुआ किसका, दैट इज ऑफ दिस कैटायन। समझ आ गई बात ये? अभी जो कैटायन इसमें हमने क्या करवाया, दिस 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो कैटायन कहाँ, यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, फिर कैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं हम, एसिडिक इन नेचर, तो H पॉजिटिव हटेगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, दैट इज ऑफ मेटाजाइलिन। समझ आ गई बात ये? ठीक है, इसी टाइप से क्या हो जाएगा, मेटाजाइलिन का ऑर्थो पैरा या मेटाजाइलिन का किसमें, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, इसमें भी कन्वर्जन हो जाता है। जो ऑर्थोजाइलिन का पैरा में या पैराजाइलिन का ऑर्थो में इसी टाइप के मैकेनिज्म से कन्वर्जन हो जाएगा। समझ आ गई बात ये? तो कौन सी चीज़ हम बोलते हैं, मेटाजाइलिन जो दैट इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट, तो ज़्यादा टेम्परेचर पर मिला। ऑर्थो एंड पैराजाइलिन जो ये हमको कम टेम्परेचर पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली तो कौन सी चीज़ होती है कि इनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को हम स्ट्रक्चर देखकर नहीं समझा पाते हैं, लेकिन ऑर्थोपैराइन मेटाजाइलिन में हम कंपैरिजन कर पाएंगे ना कि मेटाजाइलिन जो होती है इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ऑर्थो एंड पैराजाइलिन से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या वजह रहेगी इसकी, हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि मेटाजाइलिन में जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये क्या शो करते हैं, दैट हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जब इस ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, यहाँ पर निगेटिव आएगा और यहाँ पर निगेटिव आएगा। ठीक है, तो वैसे जब ये मिथाइल ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो यहाँ निगेटिव और यहाँ निगेटिव आएगा। आ रहा है समझ में? पर एक बार भी क्या नहीं हो रहा,
उन कार्बन पर नेगेटिव नहीं पहुंच रहा जहां पर कौन कनेक्टेड था, मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड था। समझ आ रही बात? है इस वजह से इसके कैनोनिकल फॉर्म्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है, मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो ये जिस कार्बन पर यदि उसी कार्बन पर नेगेटिव आता तो क्या होता, कैनोनिकल फॉर्म की स्टेबिलिटी कम होती। समझ आ रही बात? है हम बोलेंगे दोनों मिथाइल के हाइपर कॉन्जुगेशन के समय पर एक बार भी नेगेटिव चार्ज उन कार्बन पर नहीं जा रहा जिन पर कौन कनेक्टेड है, मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। ठीक है, अब वही जब आप इसको देखोगे ऑर्थो को, तो क्या हो जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप जब हाइपर कॉन्जुगेशन करता है तो यहाँ नेगेटिव लाता है, कहाँ, जिस पर मिथाइल ग्रुप लगा है, या ये मिथाइल जब हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो वो यहाँ नेगेटिव लाएगा जिस पर क्या लगाया है, मिथाइल ग्रुप। समझ आ रही बात? है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनके कैनोनिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक दोनों का एक एक कैनोनिकल फॉर्म ऐसा रहेगा जिसमें स्टेबिलिटी कम आती है। और इसी कैसे इसमें होगा, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन से यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, यहाँ जब नेगेटिव आया तो यहाँ क्या लगा है, मिथाइल, तो वैसे ये जब हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, जहाँ क्या लगा हुआ, इट इज मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। समझ आ गई बात? है तो इस वजह से इनके कैनोनिकल फॉर्म्स में उतनी स्टेबिलिटी नहीं है जितनी किसमें थी, मेटाजाइलिन के कैनोनिकल फॉर्म्स में थी। समझ आ गई बात? है तो इस वजह से कौन सी चीज अपन बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेटाजाइलिन इट इज थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल देन ऑर्थो और पैराजाइलिन। क्लियर हो गया अच्छे से? अब इसी से रिलेटेड एक और चीज देखते हैं हम, कौन सी है, जैसे ये टर्शरी टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन ली हमने तो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन का जो हम क्या करते हैं, HCl और एनहाइड्रस AlCl3 से ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन का क्या किया हमने, HCl और एनहाइड्रस AlCl3 इससे ट्रीटमेंट करवाया। ठीक है, HCl और एनहाइड्रस AlCl3 इनकी रिएक्शन से कौन सी चीज होगी, हम बोलेंगे इनके रिएक्शन से क्या होगा, AlCl4 नेगेटिव प्लस क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव। जानते हैं अपन ये तो कौन सी चीज है ये, HCl और एनहाइड्रस AlCl3, इससे बना क्या, H पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव जो होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर जिस पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, विच इज व्हाट दैट, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पर लगा होता है उस पोजीशन का नाम क्या था, दैट वाज इप्सो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, इप्सो पोजीशन पर। समझ आती बात? है अब H पॉजिटिव का जब यहाँ अटैक हो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में, तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है, 3 डिग्री होने की वजह से स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ से बाहर निकल जाता है। समझ आती बात? है अब AlCl4 नेगेटिव क्या करेगा, उस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को अपना Cl नेगेटिव दे देता है, तो कौन सी चीज है यहाँ पर, क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन, इट इज H पॉजिटिव, और निकल कौन रहा है, अल्काइल ग्रुप। बट हर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं निकल सकता, सिर्फ कौन से निकलेंगे, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते होंगे ना, 3 डिग्री अलाइल इस टाइप के। समझ आ गई बात? ये तो ये रिएक्शन जो होती है इसको क्या बोल पाओगे आप, जैसे अपन ने क्या बोला था, प्रोटो डीसल्फोनेशन, दैट आल्सो वाज इप्सो सब्स्टिट्यूशन। वैसे ये भी क्या है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एंटरिंग इलेक्ट्रोफाइल इज H पॉजिटिव और निकलने वाला ग्रुप कौन है, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई, इट इज प्रोटो डी अल्काइलेशन। समझ आ गया? बट डी अल्काइलेशन सिर्फ कौन से ग्रुप्स का होगा, विच कैन फॉर्म वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन लाइक 3 डिग्री और अलाइल या उसी टाइप के और। क्लियर है अच्छे से? तो अभी जो पोजीशन प्रोटेक्शन वाला फंडा हमने यूज किया था, ध्यान है आपको, प्रोटो डीसल्फोनेशन में, तो एग्जैक्टली वही काम ये रिएक्शन भी कर सकती है। तो इस रिएक्शन को लिखने के साथ आप ये चीज भी लिख लेना ना कि अल्काइलेशन एंड प्रोटो डी अल्काइलेशन विद व्हाट, स्टेबल काइंड ऑफ कार्बोकेटाइन वाले ग्रुप्स। ठीक है ना, इसको हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे इसको हम यूज कर पाएंगे फॉर पोजीशन प्रोटेक्शन एंड बेंजीन। समझ आ गई बात? ये है ना, इट इज अल्काइलेशन फॉलोड बाय व्हाट, प्रोटो डी अल्काइलेशन, कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पोजीशन प्रोटेक्शन एंड बेंजीन। ठीक, अब कौन सी चीजें यहाँ पर एक और देखिए, यहाँ पे HCl एनहाइड्रस AlCl से हमने लिया था नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो क्या था, साइड प्रोडक्ट वो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक,
अब हमने क्या कर दिया, HCl एनहाइड्रस ClCl3 विथ हीटिंग कर दिया, ठीक है। तो HCl एनहाइड्रस ClCl3 विथ हीटिंग जब होता है तो क्या हो जाएगा, जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बनता है उसमें एलिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर इट सपोर्ट्स व्हाट, एलिमिनेशन, है ना। हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। समझ आ गई बात ये। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में अंतर आ जाएगा। इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर साइड प्रोडक्ट वो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, लेकिन यहाँ पर साइड प्रोडक्ट जो रहेगा दैट विल बी व्हाट, दैट आइसोब्यूटीन। समझ आ गई बात ये। तो ये ध्यान में रखना है कि प्रोटो डी अल्काइलेशन यदि हीटेड कंडीशन में होगा तो साइड प्रोडक्ट अल्कीन है, और यदि नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में होगा तो साइड प्रोडक्ट क्या रहेगा, हम बोलेंगे तब साइड प्रोडक्ट होता है टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। क्लियर है अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलेंगे, पोजीशन प्रोटेक्शन वाला लिख लिया आपने ध्यान से ना। अब हमको क्या देखना है, फिनॉल जो होता है, सारे रिएक्शन अपन उसके ऊपर देख ही रहे थे। तो फिनॉल पर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो इसमें सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे कि फिनॉल पर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं होता, ठीक है। ऑर्डिनरी कंडीशंस का मतलब यहाँ पर क्या है, तो हम बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाने के लिए हम क्या लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड RCl और कैटेलाइटिक अमाउंट ऑफ लिविस एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन की ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं। समझ आ रही बात ये, है ना। क्या बोले हमने, फिनॉल पर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं होता, ठीक है ना। क्यों नहीं होता हम देखेंगे उसका रीजन, पर पहले क्या समझ रहे हैं अपन कि ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं क्या। तो हम बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन मतलब क्या, एरोमेटिक कंपाउंड RCl और क्या लिया, एनहाइड्रस लिविस एसिड कैटेलाइटिक अमाउंट में, ठीक। अब क्या होगा, हम बोलेंगे जो कैटेलाइटिक अमाउंट में AlCl3 हम लेते हैं तो फिनॉल भी क्या होता है, लिविस बेस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या था यहाँ, लोन पेयर, ठीक है। तो यदि आपने एनहाइड्रस AlCl3 कैटेलाइटिक अमाउंट मतलब जरा सा लिया है तो वो तो किसमें कंज्यूम हो जाएगा, तो बोलेंगे वो फिनॉल के साथ लिविस एसिड बेस रिएक्शन करने में ही कंज्यूम हो जाता है। समझ आती बात ये। बट फॉर्चुनेटली कौन सी चीज थी, तो हम बोलते हैं यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज जब आता है AlCl3 के जोड़ने के बाद तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो वो जो ऑक्सोनियम सॉल्ट होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, जबकि जो एनिलीन वाला बना था ना, एनिलीनियम सॉल्ट, वो कैसा था, स्टेबल, जिसकी वजह से एनिलीन पर तो क्या हो ही नहीं पाया था, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो ही नहीं पाई थी। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो जो एनिलीनियम सॉल्ट था उसके तो बनने के बाद फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हुई थी, बट यहाँ पर जो ऑक्सोनियम सॉल्ट बना है ना, ऑक्सोनियम सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो हम बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट ये वाला बनेगा ना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, स्पेस लिमिटेशन की वजह से ये बना था पहले ना ऑक्सोनियम सॉल्ट, कि O के ऊपर H भी था और AlCl भी था, AlCl3 भी था, O के ऊपर क्या था यहाँ, पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्या होता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो O पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये एनिलीनियम सॉल्ट से कम स्टेबल थे, इस वजह से यहाँ से क्या निकल गया था, ऊपर से H, और AlCl3 में से क्या निकल गया था, इट वॉज Cl, ठीक है। तो HCl हट गया था जिसकी वजह से क्या बन गया था, OAlCl2। पर इसके बनने में क्या हो जाएगा, यदि हमने इसको AlCl3 को कैटेलाइटिक अमाउंट में लेकर रखा है तो वो कंज्यूम हो गया, और वो यदि कंज्यूम हो गया तो फिर रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल हमको बनाना था वो बना ही नहीं पाए हम, और इलेक्ट्रोफाइल यदि नहीं बनेगा तो रिएक्शन होगी नहीं। समझ आ रही है बात ये। तो इस वजह से हमने क्या बोला है कि फिनॉल पर ऑर्डिनरी कंडीशंस में क्या नहीं होता, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं होता। समझ आ गया। अब इसका क्या तरीका है, तो हम बोलेंगे एक्सेस में ले लेंगे एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना। एक्सेस में लेने से क्या फायदा हो जाएगा, तो हमने बोला ऑक्सोनियम सॉल्ट फॉर्चुनेटली क्या था, अनस्टेबल, तो उसने HCl हटाकर क्या कर दिया, ऑक्सीजन को उसका लोन पेयर लौटा दिया। ऑक्सीजन को उसका लोन पेयर यदि फिर से मिल जाता है तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे बेंजीन को फिर से एक्टिवेट करने लगेगा, जबकि एनिलीनियम में क्या परेशानी आई थी, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आने की वजह से बेंजीन क्या हो गई थी, परमानेंटली डीएक्टिवेट हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, टेम्पररी डीएक्टिवेशन, बट HCl निकलने के बाद O को लोन पेयर फिर से मिला तो ये बेंजीन फिर से हो गई एक्टिवेट, जिस पर क्या हो जाएगा, अब यदि इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए तो अटैक हो सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कब मिल जाएगा, यदि एनहाइड्रस AlCl3 को हम किस में ले लेंगे, एक्सेस में ले लेंगे। समझ आ गई बात ये। तो क्या हो जाएगा, RCl विद
एक्सेस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या करवा देता है, फिनॉल पर फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवा देता है ना। अब आगे का तो सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओ लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप इन बेंजीन को, तो क्या रहेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही क्या हो जाएगा, एक बार ऑर्थो पर आर आ जाएगा, एक बार पैरा पर आर आ जाएगा। प्रोडक्ट को हम हाइड्रोलाइज कर दें या यहाँ से आर के आने के बाद जो एच आएगा वो यहाँ अटैक करके किसको बाहर कर देता है, AlCl2 को बाहर कर देता है। समझ आ गई बात ये है ना। तो कौन सी चीज हमने बोली है कि फिनॉल पर ऑर्डिनरी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन वाली कंडीशंस में तो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं हो पाया था, लेकिन हमने क्या किया था, जब एनहाइड्रस AlCl3 को एक्सेस में लिया था तो हम फिनॉल पर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा पाने में सक्सेसफुल हो गए थे। क्लियर बात अच्छे से ये है ना, नोट कर ही लिया होगा आपने है ना। अब हम कौन सी चीज देख रहे हैं, इसको हटा देते हैं अपन ताकि कंफ्यूजन ना हो यहाँ। अब हम देख रहे हैं फिनॉल पर फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन है ना, आफ्टर फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन भी यहाँ पर अलग टाइप से होता है। हम क्या करते हैं, फिनॉल पर पहले RCOCl डाल देंगे है ना, बिना AlCl3 डाले, ठीक है। फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाने के लिए क्या किया हमने बोला फिनॉल पर हमने RCOCl को डाल दिया बिना एनहाइड्रस AlCl3 मिलाए, ठीक है। RCOCl क्या है, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या पढ़ चुके अपन, दीज आर व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फिनॉल में ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है वो इधर यहाँ पर C डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ से बाहर क्या निकल जाता है, Cl इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, और ऊपर से क्या हट जाता है, H, तो HCl हट गया और H की जगह पर क्या लग गया, यहाँ पर RCO ग्रुप लग गया, ठीक है। तो पहले फिनॉल पर हमने RCOCl डाला था बिना एनहाइड्रस AlCl3 मिलाए, तो फिनॉल ने RCOCl पर क्या कर दिया था, इट वाज न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गई बात ये, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन जब हुआ तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो गया, दैट इज फिनोलिक ईस्टर। समझ आ गई बात ये, इधर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, फिनोलिक ईस्टर का, ठीक है। अब इस फिनोलिक ईस्टर पर जब हम किसको डालेंगे, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3 है ना। इस फिनोलिक ईस्टर पर जब एनहाइड्रस AlCl3 को मिलाया हमने तो एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, यहाँ पे लेविस एसिड बेस रिएक्शन करके किसको फ्री कर देता है, असाइलियम आयन, ठीक है। और वो RCO पॉजिटिव कहाँ पर, अब बेंजीन पर चला जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में, है ना। क्या हुआ, इस फिनोलिक ईस्टर और AlCl3 इनमें लेविस एसिड बेस रिएक्शन हुई जिसकी वजह से RCO पॉजिटिव असाइलियम कैटायन निकला, वो कहाँ जाएगा, एक बार OH की ऑर्थो पर और एक बार जाता है OH की पैरा पोजीशन पर। समझ आ गई बात ये, एक बार वो OH की ऑर्थो पोजीशन पर जाता है और एक बार वो OH की पैरा पोजीशन पर चला जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जाएगा कहाँ, पैरा पोजीशन पर, और 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जाता है कहाँ, ऑर्थो पोजीशन पर। समझ आ गई बात ये, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड, और 130 डिग्री सेंटीग्रेड वाला प्रोडक्ट क्या बन जाता है, थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड। समझ आ गई बात ये। और फिनोलिक ईस्टर पर एनहाइड्रस AlCl3 में क्या हो रहा है, RCO पॉजिटिव का O से बेंजीन पर जो शिफ्टिंग हो रहा है इसको क्या कहा जाता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। समझ आ गई बात ये ना, दिस इज नोन एज व्हाट, फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो क्या बोला हमने यहाँ पर, हमने बोला फिनॉल पर क्या कर रहा है, हमने फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन इनडायरेक्टली हमने RCOCl मिलाया, फिनॉल ने इसके ऊपर क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, इससे फॉर्मेशन हुआ इसका फिनोलिक ईस्टर का। फिनोलिक ईस्टर पर एनहाइड्रस AlCl3 डाला हमने, एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, यहाँ पर हम बोलेंगे पहले ये लेविस एसिड बेस रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसकी वजह से क्या फ्री हो जाएगा, RCO पॉजिटिव असाइलियम आयन फ्री हो जाता है, जो कहाँ जा सकता है, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर, ठीक है। ऑर्थो पर कब जाएगा ज्यादा, जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये पैरा पर कब जाएगा ज्यादा, जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑर्थो पर ज्यादा कब जाता है, जब टेम्परेचर 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट इज TCP, लो टेम्परेचर प्रोडक्ट इज KCP, है ना। और फिनोलिक ईस्टर पर एनहाइड्रस AlCl3 से क्या हो रहा है,
असाइल ग्रुप का जो शिफ्टिंग हो रहा है ऑक्सीजन से कार्बन पर, इसको क्या कहा जाता है? फ्राइज रीअरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो फिनॉल पर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन किसके थ्रू होता है? दैट इज वाया फ्राइज रीअरेंजमेंट। समझ आ गया बराबर है? तो ये क्या था? अल्काइलेशन, जो कब सक्सेसफुल हो पाया? एक्सेस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 में। और असाइलेशन में पहले RCOCl से फिनोलिक ईस्टर, उसके बाद एनहाइड्रस AlCl3 डालकर फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? अब एनिलीन पर हम क्या बोल चुके, क्या नहीं होता है? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। बट क्या हो जाएगा? एनिलीन का मिथाइलेशन इनडायरेक्टली हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट के थ्रू हम करवा सकते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने? एनिलीन का सिर्फ मिथाइलेशन, दूसरा क्यों नहीं वो समझ में आ जाएगा, है ना? तो एनिलीन का मिथाइलेशन हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट के थ्रू हम करवा सकते हैं। इसके लिए हम क्या लेते हैं? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट लेते हैं विद व्हाट? नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप। ठीक, क्वाटर्नरी अमोनियम की कौन सी रिएक्शन पढ़ रखी है अपन ने? ध्यान है, इट इज हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है, तो मिथाइल पर तो क्या नहीं होता है? एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे कार्बीन बन जाती है। बट इथाइल ऑनवर्ड्स कोई सा भी ग्रुप आप लोगे तो उससे क्या हो जाएगा? इथाइल ऑनवर्ड्स वाले ग्रुप्स पर कौन सी चीज हो जाएगी? इट विल बी हॉफमैन एलिमिनेशन, उससे अल्कीन मिल जाएगी। और ये जो हम बेंजीन पर अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करवाना चाह रहे थे, ये नहीं हो पाएंगे। इस वजह से क्या बोला है हमने? हमने बोला यहाँ पर सिर्फ मिथाइलेशन ही हो पाता है हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट से। दूसरे अल्काइल ग्रुप्स में तो क्या हो जाएगा? इट विल बी हॉफमैन एलिमिनेशन, जिसके थ्रू अल्कीन मिल जाएगी। क्लियर है बात ये? है? अब क्या किया अपन ने यहाँ पर? एक क्वाटर्नरी अमोनियम आयन लिया जिसमें अल्काइल ग्रुप्स कौन से हैं? एक फिनाइल के अलावा 3 अल्काइल ग्रुप्स आर मिथाइल, जिन पर हॉफमैन एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। क्या हो जाएगा? 1 बाय 1 यहाँ से नाइट्रोजन पर से कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कैटायन कहाँ शिफ्ट होते जाते हैं? बेंजीन पर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे पहले एक मिथाइल ग्रुप आएगा, फिर क्या हो जाएगा? दूसरा आएगा, और उसके बाद फिर आ जाता है तीसरा ग्रुप। तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर? 2,4,6 ट्राइमिथाइल एनिलीन। समझ आ गई बात ये? तो इस तरीके से इस क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट को गर्म करने पर नाइट्रोजन पर से अल्काइल ग्रुप्स का 1 बाय 1 शिफ्टिंग कहाँ पर? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। अल्काइल ग्रुप इसेंशियली कौन सा? मिथाइल। ठीक है ना? क्या कहलाता है? हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट। तो एनिलीन पर इनडायरेक्टली इस तरीके से अपन मिथाइलेशन करवा सकते हैं, है ना? अदरवाइज एनिलीन पर तो क्या होता है? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती हैं। समझ आ गई बात ये? है ना? तो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू व्हाट? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, दैट इज बोथ अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें हैं वो अपन क्वेश्चंस के थ्रू लर्न करेंगे अगले वाले सेक्शन में।